नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 31वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 और 22 का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ना कि हिंदी विषय में आप लोगों का ना 10 क्वेश्चन आने वाला है और 10 नंबर का आने वाला है। तो आप लोगों का ना प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है ना उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि किस किस टॉपिक से ना कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। और उसके अलावा हम लोगों का कितना तैयारी हुआ ये भी हम लोगों को पता चलेगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा एक ये रहता है कि हम लोगों को ये आइडिया लगता है ना कि कैसे कैसे प्रश्न पूछने का तरीका होता है व्यापम के द्वारा। ठीक है, तो इसी को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं आप लोगों का ना 2023 का क्वेश्चन पेपर और 2022 का क्वेश्चन पेपर टोटल ना 10 दूनी 20 क्वेश्चन पेपर का क्या करूंगा आप लोगों का, मतलब 20 क्वेश्चन का ना आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और क्योंकि मैं आप लोगों का हिंदी को पढ़ा दिया हूँ और अधिकतम जो टॉपिक है वो कवर करा दिया हूँ, केवल एक दो टॉपिक इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर को करा दूँ, उसके बाद आप लोगों का एक जो छूटा हुआ टॉपिक है ना उसको भी करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हम लोग ना कवर करते हुए चलते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी तुर्की। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी तुर्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये जो कैंची शब्द है ना वो किस भाषा का है, तो वो तुर्की है। याद करो, जब आप लोगों को मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, मतलब तत्सम तद्भव देशज विदेशज का जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आप लोगों को समझाया था ना कि तुर्की भाषा में कौन कौन सा शब्द है। याद करो, आप लोगों को एक कहानी के थ्रू ना तुर्की भाषा के जितने भी शब्द हैं उसको आप लोगों को बताया था कि तुर्की में ना जो जो भाषा का शब्द लिया गया उसको कैसे याद करना है, समझाया था। याद करो कहानी के थ्रू। एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग तुर्किन जानते हो, जो एक जो बाजार होता है उसमें क्या बेचता है, टिकली फुंदरी वगैरह दुनिया भर का जो बेचते रहते हैं ना, उसको आप लोग तुर्की भाषा को ना तुर्किन समझ लेना। एक जो तुर्किन होता है वो अपने साथ बाजार में बेचने के लिए क्या क्या रखा है, तो वो जो रखा है वो एक मुगल रखा है, एक बेगम रखा है। ठीक है, जो वो तुर्किन है ना वो खुद अपने आप को क्या कहता है, बेगम कहता है। ठीक है, एक बहादुर रखा है, एक दरोगा रखा है। बहादुर क्यों रखा है, एक काम करने के लिए। दरोगा क्यों रखा है, क्योंकि वो चोरी ना हो इसके वजह से। उसके अलावा खाना बनाने के लिए एक बावर्ची रखा है, एक कूली रखा है, एक चमचा रखा है, एक आका रखा है, एक लफंगा भी रखा है ना। उसके अलावा उर्दू भी है, उर्दू भाषा वो जानता है, ये समझ लेना। उसके अलावा क्या रखा है, उसके अलावा अगर आप लोगों को बताओ ना तो वो चाकू रखा है, कैंची रखा है। तुर्किन है तो चाकू रखेगा ना जी, उसके अलावा कैंची भी रखेगा, है ना। उसके अलावा बंदूक रखा है, तोप रखा है, बारूद रखा है, ये जो तमाम चीज़ है ना वो रखा है। उसके अलावा कालीन, ठीक है, जानते हो ना जो चटाई बोलते हैं उसी को कालीन बोला जाता है, तो बेचने के लिए वो भी रखा है। तो एक जो तुर्किन है ये सारा सामान रखा है, क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, बेचना है ये सारा सामान को। तो कैंची होगा, चाकू होगा, कालीन होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ को क्या कर कर रखा है बेचने के लिए। आप लोग देखो, शब्द को रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग लैंग्वेज का ना अलग अलग शब्द है। जैसे देखो चीनी भाषा, जापानी भाषा, इटालियन भाषा, रूसी भाषा, तुर्की भाषा, तो अलग अलग भाषा का शब्द है, तो रटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या है, प्रॉपर टाइम से ना आप लोग ना उसको समझते हुए चलो, चाहे वो कहानी के थ्रू समझो चाहे जैसा भी समझो, लेकिन समझो तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन नंबर है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन सा है, इसका भी एक कहानी के थ्रू आप लोगों को समझाया था। नहीं जानते हो तो इसको भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पुर्तगाली आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने 8वीं 9वीं के विषय में, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान है उसके विषय में पढ़ा होगा कि 1498 में, ठीक है, एक जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल के लिस्बन से कहाँ आया था, भारत आया था, है ना, आया था ना 1498 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पुर्तगाल के लिस्बन से आया है, ये
पुर्तगाली था, ठीक है, जो वास्को डी गामा है वो, तो जब भारत घूमते घूमते क्या हुआ, समुंदर के रास्ते जब आते हुए चला गया ना, तो वो अपने साथ क्या क्या रखा था, तो इसी शब्द को आप लोग समझना, ठीक है। मैं आप लोगों को कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक जो पुर्तगाली वास्को डी गामा है ना, तो वो क्या किया, 1498 में ना क्या किया, तो ऐसे घूमते घूमते अपने नाव में आया, तो घूमते घूमते अपने साथ क्या किया, लगभग लगभग 1-2 साल तक की क्या किया, वो ट्रैवल किया। तो ट्रैवल करने के लिए अपने साथ क्या क्या रखा था ये जान लो आप लोग, ठीक है। वही जो रहेगा ना वो पुर्तगाली शब्द होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अपने खाने के लिए अचार रखा था, एक कप्तान रखा था ताकि उसका नाव को चला सके, एक कर्नल रखा था, एक गोदाम रखा था ताकि वो क्या करने आया था, मसाला की लेने आया था, है ना। तो मसाला रखने के लिए गोदाम शब्द जो है वो रखा था, गोदाम। उसके अलावा एक आलपिन रखा था, जो जो डॉक्यूमेंट हो उसको आलपिन में अटैच करने के लिए। उसके अलावा क्या रखा था, बाल्टी रखा था, गमला रखा था। बाल्टी क्यों, नहाने के लिए जी, जब समुंदर में इतना साल 2 साल रहेगा तो बिना नहाए थोड़ी ना रहेगा, है ना। तो नहाने के लिए अपना बाल्टी रखा था ताकि समुंदर के पानी से डूम डूम करके नहा ले। तो एक क्या रखा था, बाल्टी रखा था। उसके अलावा गमला रखा था ताकि एक छोटा सा पौधा लगा सके। उसके अलावा गोभी रखा था, उस गमले में गोभी लगा दिया था मान लेना। एक संतरा रखा था अपने फल फ्रूट खाने के लिए। उसके अलावा और क्या था, पपीता भी लगाया हुआ था, तरबूज रखा था, चाबी रखा था। अब अलमारी रखेगा तो चाबी भी रखेगा ना जी, तो चाबी था उसका। एक अलमारी भी रखा था। उसके अलावा तौलिया रखा था नहा करके पोंछने के लिए, है ना। उसके अलावा कमीज रखा था, क्यों, क्योंकि नहाएगा तो पहनेगा ना जी कमीज, तो वो रखा था। साबुन रखा था नहाने के लिए। उसके अलावा फीता रखा था, 1 साल तक की बाल नहीं कटाएगा तो बड़का बड़का हो जाएगा ना जी, तो फीता रखा था बाल को बांधने के लिए। एक पिस्तौल रखा था, कोई चोर डकैत आ जाएगा तो उसको उड़ा दूं ऐसे टाइप से। उसके अलावा काजू रखा था, बोतल रखा था पानी के लिए, है ना। उसके अलावा और क्या रखा था, और ये पेरू रखा था, ठीक है, एक पेरू अलग चीज़ हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ रखा हुआ था, पुर्तगाल के जो लिस्बन से वास्को डी गामा आया था वो सारा चीज़ रखा हुआ था, ऐसे आप लोग समझिएगा। और जो सारा चीज़ आप लोगों को बताया ना कि अचार, कप्तान, कर्नल, गोदाम, कमरा, आलपिन, बाल्टी, साबुन, गोभी, संतरा, ये सारा चीज़ जो बताया ना वो क्या है, तो वो सारे के सारे पुर्तगाली शब्द हो जाएंगे। तो ऐसी कहानी के थ्रू आप लोग समझोगे ना तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों को बताया ना कि 1498 में वास्को डी गामा आया तो अपने साथ क्या क्या लेकर आया, तो एक बाल्टी लाया, साबुन लाया, तौलिया लाया, बंदूक लाया। तो ये आप लोग समझ पाओगे ना कि ये सारी के सारी जो शब्द है वो क्या होंगे, तो वो पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ऐसे आप लोग समझना, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पुर्तगाली शब्द कौन है, तुर्की शब्द कौन है, जापानी शब्द कौन है। तो ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन कहानी के थ्रू याद रखोगे तो आराम से याद रहेगा। तो इसीलिए अपना जो क्लास है ना उसमें आप लोगों को कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करो, अगर आप लोग सीधा सीधा साबुन को देखो तो याद आएगा कि सर ने बताया था ना कि पुर्तगाल के लिस्बन से एक वास्को डी गामा आया था, वो अपने साथ साबुन लाया था, बाल्टी लाया था, तौली लाया था, चाबी लाया था। तो ये सारे शब्द अगर पूछे जाएंगे तो ये आराम से आप लोगों को याद आएगा कि ये पुर्तगाली शब्द है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी जो है वो तुर्की करेक्ट हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की हो जाएगा, क्योंकि तुर्किन जो है ना वो बेचने के लिए रखा था। तो ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, बाकी और सोचोगे ना कि कोई शॉर्ट ट्रिक है तो नहीं है जी, अपने मन से खुद शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हो, ना केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि बाकी एग्जाम के लिए भी आप लोगों का काम आने वाला है ये, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी प्रधान स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दो स्वरों के संयुक्त रूप को कहलाता है। तो देखो, दो स्वरों के संयुक्त रूप जो कहलाता है ना वो संयुक्त स्वर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि देखो संयुक्त स्वर क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत ना ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और अ आ जाएगा। तो ये चारों के चारों जो रहेगा ना, ये सारों के चारों जो शब्द होगा, मतलब जो वर्ण होगा वो क्या होगा, वो संयुक्त स्वर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन में क्या होगा, तो वो त्रा त्रिशूल का होगा, ज्ञा ज्ञानी का होगा, स्रा श्रमिक का हो जाएगा, ये छा छत्री है, ठीक है। उसके अलावा स्रा श्रमिक का हो जाएगा, तो स्रा श्रमिक कैसा रहेगा, इस प्रकार की स्रा श्रमिक हो जाएगा। तो ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन कहलाएगा और संयुक्त स्वर कहलाएगा वो ए, ओ, औ, ये
संयुक्त स्वर है। तो इन दोनों को याद रखना, हमेशा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और दो स्वरों के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? तो दो स्वर के अगर संयुक्त रूप को पूछा जाए ना तो उसे क्या बोलेंगे? उसे संयुक्त स्वर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो स्वर के संयुक्त रूप शामिल होता है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ना इन दोनों को ना आप लोग लिख लेना। क्या? तो संयुक्त स्वर ए ओ औ होता है और संयुक्त व्यंजन त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का, छा छत्री का और सरा श्रमिक का, ये चारों के चारों जो होगा ना वो संयुक्त व्यंजन होगा और ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो इन दोनों को नोट करके रख लेना, क्योंकि पूछा जाता है एक शब्द में कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको नोट करके रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है ना वो विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ये बताना है। ऑप्शन ए, माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। ऑप्शन बी, माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। ऑप्शन सी, माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे। या ऑप्शन डी, माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। तो कौन सा इसमें ना शुद्ध वाक्य है आपको ये बताना है। किसकी दृष्टि से? तो वो आप लोगों को बताना है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से। तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे। तो ये इसका करेक्ट वाक्य हो जाएगा, करेक्ट शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। कैसे? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध जो वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो देखो ध्यान से आप लोग, माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे। तो इसमें देखो आप लोगों को एक चीज़ समझाया हो ना कि कोई भी अगर कोई विशेष वाक्य बोलता है किसी से, जब कुछ वाक्य बोलता है ना, कोई शब्द बोलता है तो उसे विशेष कोटेशन में लिखा जाता है, इस प्रकार की जो चिन्ह है उसमें लिखा जाता है। आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो देखो इसमें क्या किया गया है, वो जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। बाकी में ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया है। देखो ये वाला, तो इसी के वजह से ना ये जो लाइन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस प्रकार से इस फ्रंट में लगा है और लास्ट में ऐसे करके लगा है ना। तो जब कोई विशेष वाक्य बोलते हैं ना, किसी को निर्देश देते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें विशेष जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। और देखो यहाँ पर अल्प विराम का भी अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए में देखो इसमें अल्प विराम का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन देखो इसमें विशेष जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो इसमें भी नहीं किया गया, तो ये भी नहीं आएगा। और उसके अलावा डी में देखो इसमें भी उस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल सिंगल का प्रयोग किया गया। तो सिंगल नहीं होगा जी, डबल होता है। जब कोई विशेष वाक्य बोलता है ना किसी के लिए तो उसे विशेष जो चिन्ह है ना उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को अब ध्यान से पढ़िए। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संदेहवाचक वाक्य या ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन वाक्य में एक बात या काम के होने का दूसरे बात या काम के होने पर निर्भर करता है उस प्रकार के वाक्य को कहते हैं, तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को किसी काम के होने का अगर पता चले तो वो क्या होगा, एक बात से आप लोगों को पता चले और दूसरे बात से उस काम के निर्भर होने का पता चले तो वो क्या होगा, वो संकेत मिल रहा है ना जी आप लोगों को, तो वो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर एक लाइन में आप लोगों को समझाओ ना कि संकेतवाचक वाक्य क्या कहलाता है, जिस वाक्य से आप लोगों को ये पता चले किसी कार्य के होने का पता चले तो वो क्या होगा, वो संकेत मिल रहा है ना उस बात से आप लोगों को, तो वो संकेतवाचक वाक्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इच्छावाचक वाक्य, जिससे आप लोगों को ना पता चले कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रहा है तो वो क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जिस वाक्य से आप लोगों को पता चले ना किसी प्रकार की संदेह को, है ना, तो वो संदेहवाचक वाक्य है। मतलब आप लोग जिस वाक्य
से ये पता चले जिससे आप लोग कंफर्म ना हो कि वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। केवल संदेह की दृष्टि से देखोगे ना तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। और विधानवाचक वाक्य जो हमेशा होते आया है, जैसे विधि का विधान हो गया, वर्षा हमेशा होते ही रहता है ना, तो वो क्या होगा, तो वो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा जो हमेशा क्या रहता है, विधि का विधान होता है, चलते रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को आप ध्यान से पढ़िए। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए स्थिति का परिवर्तनशील होना, ऑप्शन बी विरोध करना, ऑप्शन सी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, या ऑप्शन डी बार बार बात बदलना। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये जो लोकोक्ति इसमें दिया है ना, ढाक के तीन पात, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग ना अधिकतर लोकोक्ति में यूज़ करते हैं ना कि एक ढाक के तीन पात या ढाक के तीन पात, तो जो जिसका कंडीशन होता है, जो स्थिति होता है ना, उसमें वैसे ही रहना, किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होना को ना ढाक के तीन पाक जो लोकोक्ति है वो बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और लोकोक्ति क्या होता है? लोगों की उक्ति होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें लोगों की उक्ति होता है, या उसके अलावा लोकोक्ति को और किस नाम से जानते हैं? तो लोकोक्ति को कहावत के नाम से जानते हैं, जिसमें लोगों की क्या होता है, लोगों की जो अनुभव है ना उसको लेकर के इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों की अनुभव को, लोगों की घटना को, एक्सपीरियंस को लिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कच, ऑप्शन बी सिरोरूह, ऑप्शन सी सरोरूह, या ऑप्शन डी कुंतल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सरोरूह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो केस का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर सी सरोरूह इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कच, उसके अलावा कुंतल और उसके अलावा शिरोरूह, तो ये जो होगा ना वो केस का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सरोरूह जो है ना वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फिर से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन बी तमाम देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन सी पूरे देश भर में बात फैल गई, या ऑप्शन डी संपूर्ण देश में बात फैल गई। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। देश भर में बात फैल गई इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, मतलब जो शुद्ध है उसको आप लोगों को बताना था। तो जो सही होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए देश भर में बात फैल गई इसमें करेक्ट हो जाएगा और शुद्ध वाक्य है ये वाला। बाकी को देखोगे तो तमाम देश में, जब देश बोल दोगे तो सिर्फ देश बोलने से संपूर्ण देश आ जाएगा ना। जी हाँ, तो तमाम बोलने की आवश्यकता क्या है? उसके अलावा पूरे देश में, तो पूरे बोलने की भी क्या बात है, देश भर में बात फैल गई, तो देश का मतलब क्या होगा, संपूर्ण देश उसमें समाहित हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इसमें जो वर्ड है उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें संपूर्ण देश बोला तो देश सिर्फ बोल दो ना जी, संपूर्ण लिखने की क्या जरूरत है, उसको भी इंगित करता है ना, देश केवल बोल दोगे तो, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़िए। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है। ऑप्शन ए लेखन कौशल, ऑप्शन बी श्रवण कौशल, ऑप्शन सी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, या ऑप्शन डी वाचन कौशल। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी वाचन कौशल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विचारों को बोलकर व्यक्त करने के कौशल को कहा जाता है। तो आपके अंदर जो भी विचार है उसको आप लोग क्या करते हो, बोल करके व्यक्त करते हो, दूसरों को बताते हो। तो इस प्रकार की कौशल को क्या कहा जाता है? वाचन कौशल ही ना कहा जाएगा जी। और आप लोगों को भाषा कौशल के बारे में हाल ही में अभी 2-3 दिन हुआ है पढ़ाया होना कि इसमें से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को बोल करके। और कौशल के अंतर्गत क्या क्या
कौशल होता है? तो आपको 4 प्रकार के कौशल बताया था। मतलब ना जो विचारों की कौशल होता है या जो बोलने की कौशल है या भाषा की कौशल है। तो भाषा की कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, आप लोगों को बताया हो ना। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? वो लिसनिंग होता है, सुनने का कौशल होता है। दूसरा बोलने का कौशल होता है। तीसरा क्या होता है? पढ़ने का कौशल होता है। और अंतिम चौथा जो कौशल होता है वो लिखने का कौशल होता है। लिखने को क्या बोला जाता है? लेखन कौशल बोला जाता है। सबसे पहला क्या किया जाता है? सुना जाता है। तो सुनने का कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल होगा। दूसरा क्या होगा? बोलने का। तो बोलने का क्या बोलते हैं? वाचन कौशल होगा। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? पढ़ने का। तो पढ़ने को क्या बोला जाता है? तो वो पठन कौशल बोला जाता है। और चौथा जो होगा वो कौन सा कौशल है? तो लिखने का। तो लिखने का कौशल को क्या बोला जाता है? लेखन कौशल बोला जाता है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, और इसके सीक्वेंस को। एक जो बालक है ना वो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। सुन करके फिर क्या करता है? बोलना सीखता है। बोलने के बाद क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है। और अंतिम रूप से फिर लिखना सीखता है। तो ये जो सीक्वेंस है ना वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और विचारों को कौशल बोला है, तो इसमें बोल करके जब व्यक्त कर रहे तो कौन सा कौशल होगा? वाचन कौशल ही ना होगा। जी हाँ, बोलना को क्या बोलते हैं? वाचन बोलते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, जो पढ़ाए हो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए नोट करने के लिए भी बोला था आप लोगों को उस टाइम। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को अब ध्यान से पढ़िए। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि ये जो स्वयं शब्द है ना वो कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो स्वयं शब्द है ना उसमें निजवाचक सर्वनाम छिपा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ये जान लो, क्योंकि आप लोगों को सर्वनाम का जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ाया। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो तीनों टॉपिक है उसको आपको नहीं पढ़ाया हूँ। अभी आप लोगों को बाद में आने वाली क्लास में पढ़ा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जिसमें ना जो भी कविता कहानी जो वक्ता होगा, जो कहने वाला होगा या जो लेखक होगा वो स्वयं के लिए जब करेगा ना तो उसमें निजवाचक सर्वनाम लगेगा। जैसे इसमें स्वयं शब्द है तो स्वयं शब्द किस में आएगा? तो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है? जैसे आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द है ना वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिससे आप लोगों को ना ये पता चले किसी प्रकार के इसमें प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन लगाया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वे वाक्य या वे शब्द जिससे आपको ये पता चले, किसी क्वेश्चन का पता चले ना कि इस प्रॉपर वाक्य में कोई क्वेश्चन बोला गया है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिसमें ना बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति जो होगा या कोई वस्तु होगा तो उसके लिए अगर प्रयोग किया जाता है ना तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होगा मैं, हम, तुम, आप, वे, वह। तो ये सारा शब्द जो होगा ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जब आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से आप लोगों को डीप में समझा दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होंगे जिसके अंतर्गत ना कोई भी अगर वाक्य बोला जाएगा उससे ये पता चले ना कि ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो जिसका निश्चित होने का बोध ना होना तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए देखो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। देहलता कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देहलता कौन सा समास है? तो देहलता ये जो शब्द है ना वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। और कर्मधारय समास क्या होता है ये जान लो। तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण होता है, मतलब गुण बनाने वाला होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, मतलब इसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इनमें ना दोनों पद के बीच क्या होता है? उपमान और उपमेय का क्या होता है? संबंध होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है कर्मधारय समास। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को ना एक जो क्लास ला दूंगा बीच में अभी, उसमें आप लोगों को समास को भी पढ़ा दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो समझ में आ जाए इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द है। तो ये जो प्रस्तर जो शब्द लिखा है ना उसका तद्भव रूप क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए पाथर, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पत्थर, या ऑप्शन डी पत्थर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पत्थर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से ये जो शब्द लिखा है ना प्रस्तर, तो उसका तद्भव रूप होगा बोला है। तो ये जो प्रस्तर है ना उसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? तो वो पत्थर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रस्तर लिखा है ना वो संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और ये जो पत्थर लिखा है ना वो क्या होगा? तद्भव रूप हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ाया था, याद करिए। तत्सम क्या होता है ये आप लोगों को समझाया था, और तद्भव क्या होता है ये भी आप लोगों को समझाया था। एक बार और समझा रहा हूँ, तत्सम और तद्भव दोनों शब्द क्या होता है ये समझा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होता है ये आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है संस्कृत का कोई शब्द होता है ना उसको सीधा सीधा ना किसी के बिना किसी परिवर्तन के सीधा सीधा उठा करके अगर हम लोग ना हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे संस्कृत का एक शब्द ले लेता हूँ मैं, वत्स ले लेता हूँ। क्या? तो संस्कृत का एक शब्द है वत्स। ये जो संस्कृत का शब्द वत्स है ना, तो इसको मैं सीधा सीधा संस्कृत के जो शब्द है ना उसको उठा करके सीधा सीधा मैं हिंदी में अगर उपयोग करता हूँ, इसको भी मैं वत्स लिख देता हूँ और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करता हूँ, तो ये तत्सम शब्द कहलाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत वत्स को और हिंदी में क्या बोला जाता है? बच्चा बोला जाता है। क्या? तो वत्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? बच्चा बोला जाता है। अब तद्भव किसे बोलते हैं ये बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। संस्कृत का एक शब्द है यही वत्स, तो इसको अगर मैं ना उठा करके इसके रूप को बदल करके, इसके स्वरूप को बदल करके अगर मैं ना हिंदी में उपयोग करता हूँ, इसके स्वरूप को बदलूंगा तो इसका और आप लोगों का नाम क्या हो जाएगा? तो वत्स को और बच्चा के नाम से जानते हैं, है ना, उसका पर्यायवाची जो शब्द है वो। तो अगर मैं इसको ना वत्स ना लिख करके बच्चा अगर हिंदी में मैं उपयोग करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? देखो एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये मान के चलो क्या है? संस्कृत है। क्या है? तो ये जो है ना वो संस्कृत है, और संस्कृत का एक शब्द जो होगा वो वत्स हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द हो जाएगा संस्कृत का एक शब्द वत्स। तो ये जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द है वत्स, उसको मैं उठा करके सीधे सीधे अगर मैं हिंदी भाषा में उपयोग करूँगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग तत्सम बोलेंगे। सीधा सीधा अगर मैं वत्स क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा हिंदी भाषा में, तो ये तत्सम शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर इसके स्वरूप को मैं बदल दूंगा, ये जो संस्कृत भाषा का शब्द वत्स है इसके स्वरूप को बदल दूंगा। इसके स्वरूप को कैसे बदलूंगा? तो वत्स को और किस नाम से जानते हैं? तो वो वत्स को बच्चा के नाम से जानते हैं। तो अगर इसके स्वरूप को बदल करके मैं बच्चा लिख करके मैं हिंदी में उपयोग करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो सीधा सीधा अगर ना बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किया जाता है संस्कृत के शब्द को तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन अगर कि संस्कृत के किसी शब्द को सीधा इसके स्वरूप को ना बदल करके अगर हिंदी में उपयोग किया जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों का इसका दोनों के बीच में फ़र्क को समझ में आया होगा। जैसे इसमें देखो क्या बोला है इस प्रॉपर लाइन में, मतलब इस प्रॉपर प्रश्न में इसमें बोला है प्रस्तर, तो प्रस्तर का तद्भव रूप होगा बोला है। तो प्रस्तर का तद्भव
वह जो शब्द होगा वो पत्थर हो जाएगा। पत्थर जो है वो हिंदी का वाक्य है, हिंदी का शब्द है, लेकिन प्रस्तर जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो इन दोनों के बीच क्या है, तो इसके स्वरूप को बदल करके उपयोग किया गया है, तो इसीलिए ये तद्भव हो जाएगा और ऊपर वाला जो शब्द है वो तत्सम हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ एक्स्ट्रा उसको समझो, रटो मत। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर समझे रहोगे तो आराम से आप लोगों को याद रहेगा। तो आपको ना समझना है, रटना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं देते हैं, इसको घुमा करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है। जो आपको मैंने परिभाषा दिया, हो सकता है कि आपको डायरेक्टली आपके प्रश्न में परिभाषा को छाप दे और पूछेगा कि कौन सा इसमें ये जो वाक्य है वो किस में आता है, तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है, विदेशज में आता है, ऐसे पूछ दे तो क्या करोगे। तो इसीलिए समझे रहोगे तो आराम से बना सकते हो, तो ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी देश या ऑप्शन डी भारत एवं महान। तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी महान इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत देश महान है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण उस शब्द को बोलते हैं जो किसी का ना क्या बोलता है, विशेषता बताता है। क्या? तो किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, जिसकी भी अगर विशेषता बतलाए ना, तो उसे क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो भारत देश महान है, तो भारत देश महान है, तो महान जो शब्द है वही ना विशेषण होगा जी। जो चीज़ किसी की विशेषता बतलाए उसे क्या बोलेंगे? उसे विशेषण बोलेंगे, है ना। तो ये जो महान शब्द है ना, वो क्या कर रहा है? भारत की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, अभी का जो 2022 का प्रश्न है ना, तो उसमें किसी भी प्रकार से उतना ज़्यादा कोट में नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके डाटा को आप लोगों को समझना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके रखना है, ताकि अगर कूट में भी पूछा जाए तो बन जाए आप लोगों से। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है। ऑप्शन बी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ऑप्शन सी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। या ऑप्शन डी अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए बोला है, तो जो शुद्ध वाक्य होगा, सही वाक्य होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखो कैसे गलत होगा। भारत में दर्शनीय स्थल अनेकों देखने योग्य है, तो ऐसे उटपटांग टाइप से शब्द थोड़ी ना बोला जाएगा जी। जो वाक्य है वो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो ये थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। ये वाला उटपटांग दिया गया, मतलब उल्टा पुल्टा इसका क्रम है। ऑप्शन सी को देखो, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो देखने योग्य की वाली बात क्या है जी? डायरेक्टली आप लोग ये बोल सकते हो कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, बोल दो, है ना। तो ये इसमें क्या होगा? गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है, तो ऐसा उटपटांग थोड़ी होगा जी। है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को हिंदी के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में याद होगा। सबसे पहला कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है ना। फिर क्या आता है? फिर अन्य जो शब्द है वो आ जाता है, या अन्य जो विशेषता है वो आ जाता है। क्या? तो कर्ता, कर्म, क्रिया आ जाता है। तो ये होता है हिंदी के जो स्ट्रक्चर, जो वाक्य बनाने का तरीका होता है। लेकिन इंग्लिश में इसके जस्ट विपरीत होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इसमें, है ना, इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया आता है। तो पहले कर्ता को ढूंढो, फिर कर्म को ढूंढो, फिर क्रिया को ढूंढो। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार ही वाक्य बनता है, आपको पता होगा हिंदी में खास तौर से। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए काम पूरा नहीं करना, ऑप्शन बी काम जल्दी खत्म करना, ऑप्शन सी काम ना जानना, या ऑप्शन डी काम धीरे धीरे करना।
तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। काम ना जानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है, तो काम काज में कोरा होना जो मुहावरे का अर्थ होगा ना वो काम ना जानना इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना जी काम काज में ये तो पूरी तरह से कोरा है, तो कोरा का मतलब क्या होता है? कोरा जैसे पन्ना होता है या कोरा पेज होता है, उसका मतलब क्या होता है? कुछ भी ना होना, है ना। तो काम काज में कोरा होना मतलब काम ना जानना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मुहावरा क्या होता है? आप लोगों को आपको इस क्लास में समझाया था ना मुहावरा क्या होता है। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मुहावरे का अर्थ होता है वाक्यांश। क्या? तो मुहावरे का अर्थ होता है वाक्यांश जो अपने वाचित अर्थ मतलब लिखित जो अर्थ है ना लिखित, तो उसको बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का जो बोध कराता है ना। मतलब यह है कि मुहावरे का अर्थ ये होगा कि जो अपने ना लिखित जो अर्थ है ना तो उसका बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराते हैं, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, मतलब संपूर्ण वाक्य का कुछ अंश होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो मुहावरा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर लोकोक्ति के बारे में बात करें या कहावत के बारे में बात करें ना, तो लोकोक्ति या कहावत जो होता है वो पूरा वाक्य होता है। क्या? तो लोकोक्ति या कहावत जो होता है वो पूरा वाक्य होता है, जिसमें क्या होता है? जीवन के अनुभव को ना संक्षिप्त रूप से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जो जीवन के अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना, तो उसको लेकर के क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा मुहावरा जो होता है ना वो वाक्यांश होता है, और वो लोकोक्ति जो होता है वो संपूर्ण वाक्य होता है। तो इन दोनों के फर्क को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के अंग के नाम हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, ऑप्शन बी विधेय और विधेय विस्तार, ऑप्शन सी उद्देश्य और विधेय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य और विधेय इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य के अंग के नाम हैं, तो वाक्य के केवल दो ही अंग होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय केवल दो अंग होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। अब उद्देश्य क्या होता है ये आप लोग जान लो। उद्देश्य उस वाक्य को कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाता है। क्या? तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय किसे कहते हैं? और उस उद्देश्य के बारे में ना अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, अर्थात जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है कहा जाता है ना, तो उसे विधेय कहते हैं। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहेंगे, और उस उद्देश्य के बारे में ना जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहेंगे। तो इन दोनों के फर्क को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 86 को ध्यान से पढ़िए। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। ऑप्शन ए घुंडियों से, ऑप्शन बी तिरछी रेखाओं से, ऑप्शन सी सीधी रेखाओं से, या ऑप्शन डी अक्षरों से। तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सीधी रेखाओं से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे ना अपना लिखना कैसे प्रारंभ करते हैं। तो लिखना जो है ना वो जो प्रारंभ करते हैं, एक जो शिक्षक होता है वो क्या कराता है, बच्चों से ये बोलता है कि आप सीधा सीधा पहले लाइनिंग लिखना सीखो, बोलते हैं ना जी। और कभी कभी क्या करते हैं शिक्षक जो होता है ना वो इस प्रकार की लाइनिंग लिख देते हैं, और उसमें बोला जाता है कि आप लोग ना एक एक जो अल्फ़ाबेट है ABCD का वो लिखो, या अनाराम लिखो। सीधा आप लोग क्या करते हैं ऐसे सिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बच्चा को बोला जाता है ना वो सीधे सीधा लाइन लिखने को बोला जाता है। केवल ऐसे लाइन खींचो ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर बच्चा ना पेन को अच्छे से पकड़ना सीखेगा, उसका हाथ बैठेगा, तो धीरे से वो क्या करेगा वाक्य को भी लिखना सीखेगा। लेकिन सबसे पहले ना उसको सीधी लाइनिंग ऐसे सीधा सीधा लिखने को ही क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, सीधी रेखा खींचने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेखन क्रिया शिक्षण का जो आरंभ है वो सीधी रेखा खींचने से होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए अज, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी समय, या ऑप्शन डी सूर्य।
तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी आत्मा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अक्षर का अनेकार्थी शब्द है, तो अक्षर का जो अनेकार्थी शब्द होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी आत्मा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और अक्षर का और कौन कौन सा अनेकार्थी है? तो अक्षर को वर्ण कहा जाता है, उसके अलावा अविनाशी बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है, आकाश बोला जाता है, धर्म बोला जाता है, सत्य बोला जाता है और लास्ट में मोक्ष भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अक्षर को ना अनेक अनेक अनेकार्थी है, मतलब बहुत सारा उसका जो और ना अन्य नाम है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी आत्मा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। अति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी अल्प, ऑप्शन सी कम या ऑप्शन डी नगण्य। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अति का विलोम शब्द है, तो अति का जो विलोम शब्द होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बोलता है ना कि तुम्हारा जो हरकतें हैं वो अति हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से अल्प, मुझे तो बहुत अल्प भोजन मिला है, तो ये क्या होगा? बहुत थोड़ा सा भोजन मिला है ना। तो ये इसका क्या होगा? विलोम हो जाएगा। और विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा होता है ना। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न शब्द में बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन कौन सा होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी वर्षा या ऑप्शन डी योद्धा। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी योद्धा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन जो शब्द होगा वो योद्धा हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वचन किसे कहते हैं आप लोगों को मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया है वचन के बारे में। तो देखो हिंदी में ना केवल दो ही प्रकार के वचन होता है। सबसे पहला एक वचन होता है और दूसरा जो होगा वो बहुवचन होता है। ठीक है, तो यह आप लोगों को याद रखना है। एक वचन और बहुवचन केवल हिंदी में दो ही वचन होता है। द्विवचन केवल संस्कृत में होता है। ठीक है, तो संस्कृत में अगर पूछा जाए ना तो बहुवचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाए ना तो वचन केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो ध्यान रखना, एक वचन किसे बोलेंगे? जिससे किसी एक वस्तु का पता चले या किसी एक होने का पता चले, केवल एक ना, तो वो एक वचन होगा। और बहुवचन किसे बोलेंगे? जिससे एक से अधिक होने का बोध हो या पता चले तो उसे बहुवचन बोलेंगे। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी वर्षा। ये तीनों के तीनों क्या होगा? ये तीनों के तीनों जो होगा ना वो एक वचन में यूज़ किया जाता है, लेकिन योद्धा जो है ना वो बहुवचन में यूज़ होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, योद्धा कहने का मतलब पूरे के पूरे योद्धा के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? ये बहुवचन में उपयोग होता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को अब ध्यान से पढ़िए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को। ई का उच्चारण स्थल है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी ओष्ठ या ऑप्शन डी दंत्य। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी तालव्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ई का उच्चारण स्थान है, तो ये जो ई जो वर्ण है ना उसका उच्चारण स्थान जो होगा वो तालव्य हो जाएगा। कैसे? तो याद करो जब आप लोगों को मैं स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा था उस वक्त ना जितने भी वर्ण है, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो, दोनों का ना क्या होता है उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है। क्या? तो आपको ना 1 से लेकर के 7 तक की जो आपको वर्ण का उच्चारण स्थान बताया था उसको याद रखना है। जैसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इन सातों को याद रखना है बोला था ना। उसके बाद आप लोगों को तरीका बताया था याद रखने के लिए। सबसे पहले स्वर वर्ण को बताया था कि सबसे पहला लाइन में अनार और आमे का लिख लो, तो अ अनार और आमे का पहला लाइन में लिख लो। दूसरा लाइन में इमली का और ईक का लिख लो। तीसरा लाइन को खाली छोड़ दो और चौथा लाइन को खाली छोड़ दो। ये चारों लाइन को खाली छोड़ दिया। उसके बाद पांचवा लाइन में क्या लिखो? पांचवा में उल्लू का लिखो और ऊन का
लिखो। छठा लाइन में क्या लिखो, एड़ी का लिखो और ऐनक का लिखो। सातवां लाइन में ओखली का और औरत का लिख लो ऐसे। तो आप लोगों को याद हो जाएगा कैसे, तो पहला लाइन में क्या होगा, अनार का आमे का, तो कंठव्य क्या होगा, अनार आमे कंठव्य हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा, इमली का ईक हो जाएगा, कंठव्य के बाद क्या बोला था, तालव्य, तो तालव्य में कौन आएगा, इमली का और ईक का तालव्य में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर तीसरा का और चौथा का ऐसी खाली छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो आप लोग, ठीक है। पांचवा में क्या आ जाएगा, तो पांचवा में ना उल्लू का और ऊन का आ जाएगा, और पांचवा में कौन सा है, तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि उल्लू का और ऊन का किस में आएगा, तो ओष्ठ में आ जाएगा, है ना। उसके अलावा एड़ी का और ऐनक का पूछा जाए तो कंठोष्ठ में आ जाएगा। उसके अलावा पूछा जाए ओखली का और औरत का, तो कंठ तालव्य में आ जाएगा। समझ पाओगे ना। तो इसीलिए आप लोगों को समझ आधारित ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना था आप लोगों को सीखने के लिए। आप लोग अगर कि रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, भूल जाओगे, लेकिन ऐसे याद किए रहोगे ना सीक्वेंस में तो कभी नहीं भूलोगे। मैं ऐसे याद किया हूँ तो इसीलिए आप लोगों को वही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ई जो है वो कौन सा में आएगा, तो वो तालव्य में आ जाएगा। एकदम आप लोगों को क्या उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं, आपको वहाँ पूछा नहीं जाएगा कि अगर कि तालव्य में ई आता है तो क्यों आता है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। आप अपने अनुसार याद करके रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको सरल तरीके से उस क्लास में समझा चुका हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को एक बार और बताया हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर व्यंजन वर्ण होगा ना, जो का से लेकर के का, खा, गा, अंगा, तो आप लोगों को स्पर्श व्यंजन के बारे में भी अच्छे से समझा दी हूँ, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो नहीं देखोगे तो जा करके आप लोग उस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी क्लास का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज की इस क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही प्रश्न करना था। इसके बाद ना आप लोगों का ना 2021 का और 2020 का ये एक क्लास और लेकर के आऊँगा। उसके बाद आप लोगों का मैराथन क्लास चलाऊँगा, ठीक है जी, इस हिंदी में। और एक जो दो टॉपिक छूट गया उसको भी करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 2020 तक की लगभग 5-6 साल का ही क्वेश्चन पेपर करना है, एकदम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, अच्छे से पढ़िएगा आप सभी लोग। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।